ढाबे वाला था। उसका ढाबा हाईवे पर था, इसलिए अक्सर वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। भाई एक छोले पूरी, एक पुलाव और एक दाल खिचड़ी, पर जल्दी करना। आप बैठिए, अभी भेजता हूँ। रमाकांत देर तक अपने ढाबे पर काम किया करता था और देर रात जब वो घर लौटता तो उसकी बेटी नीलिमा उसका इंतजार कर रही होती थी। तू सोई नहीं अब तक? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आपको खाना खिलाए बगैर मैं सो जाऊं। अब तक तो नहीं, पर आगे हो सकता है। और वो क्यों भला? क्योंकि मैंने तेरी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। क्या पापा, मुझे नहीं करनी शादी वादी। सभी लड़कियां ऐसे ही बोलती हैं और फिर अपने ससुराल जाने के बाद अपने माँ पापा को भूल जाया करती हैं। करती होंगी, पर मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ। पापा, क्या आप कोई ऐसा लड़का नहीं ढूंढ सकते जो यहाँ हमारे साथ आकर रहे? घर जमाई चाहिए तुम्हारी बेटी को। बेटा बेटी पराए घर जाए, यही नीति है और यही सही है। मतलब आप मुझे अपने आप से दूर करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, पर तेरी शादी भी तो करनी ही होगी। मैं तो तेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ रहा हूँ जो तेरा इतना ख्याल रखे कि तुझे हम दोनों की याद भी ना आए। क्या पापा आप भी? अरे, आप दोनों का हो गया हो तो आप खाना खा लीजिए, काफी रात हो गई है। ठीक है। रमाकांत अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, पर ये भी सच था कि बहुत जल्दी उसकी बिटिया पराई होने वाली थी और अब रमाकांत और भी ज्यादा समय तक ढाबे पर काम करने लगा। क्या हुआ मालिक, आज इतनी देर हो गई, हमने ढाबा बंद नहीं किया। देर तो हो गई है, सोच रहा हूँ कुछ और ग्राहकों का पेट भर दूं। वैसे भी बिटिया के ब्याह के लिए पैसे बटोरने हैं। ठीक है मालिक, छोटी मालकिन की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे हम। बिल्कुल। रमाकांत के नौकरों ने भी उसका साथ दिया और वो लोग भी ओवर टाइम करने लगे। 1 महीने बाद नीलिमा को देखने लड़के वाले आए और उन्हें नीलिमा पसंद आ गई। 2 महीने बाद एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, इन दोनों की शादी के लिए अति उत्तम। ठीक है पंडित जी। सभी लोग खुश थे। नीलिमा की शादी तय हो गई थी। रमाकांत यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ने लगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी की शादी में कोई कमी रहे। पर एक दिन जब वो हड़बड़ी में हाईवे का रोड क्रॉस कर रहा था, तभी एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं मर गया। जिस घर में डोली उठने वाली थी, उस घर में पिता की अर्थी उठी। सरिता और नीलिमा के जीने का सहारा ही चला गया। कुछ दिनों बाद किशोर रमाकांत के घर आया। भाभी, रमाकांत भाई ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। कहा था कि बिटिया की शादी है, बाद में लौटा दूंगा। अब वो तो नहीं रहे, अब मेरे पैसे कौन लौटाएगा? उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया भैया। वो सब मुझे नहीं मालूम। अब ये बताइए, मेरे पैसे कौन लौटाएगा? मैं लौटाऊंगी। मेरे पिताजी का सारा कर्ज मैं लौटाऊंगी। आप बस मुझे 6 महीने की मोहलत दे दीजिए। ठीक है बेटा, मैं 6 महीने बाद वापस आऊंगा, पर तब तक पैसे तैयार रखना। सरिता ने अपना सर पकड़ लिया। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये कर्ज कैसे उतारेंगे? काम करके मैं पिताजी का ढाबा चलाऊंगी। पर बेटा, तू कैसे ये सब करेगी? कर लूंगी माँ, पिताजी है ना मेरे साथ। और अगले ही दिन नीलिमा ढाबे पर चली गई। काका, आज से मैं ढाबा संभालूंगी। ठीक है बेटा, तुम्हारे पिताजी के हम पर बहुत एहसान है, हम सब तुम्हारा साथ देंगे। आपसे यही उम्मीद थी। ढाबे पर गाड़ियां रुकने लगी और लोग खाना खाने आने लगे।
नीलिमा सबका ऑर्डर और पैसे लिया करती थी। सुबह से रात तक वो ढाबा संभाल रही थी। ढाबा बंद करने के समय नीलिमा ने हिसाब जोड़ा। आज तो बस 3,000 का ही गल्ला हुआ है, जिसमें बस 1,500 का मुनाफा। ऐसा चलता रहा तो मैं किशोर काका का उधार कैसे चुकता करूंगी? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। अगले कई दिनों तक नीलिमा सुबह से रात तक काम करती थी, पर जो मुनाफा वो कमा रही थी वो कम ही था। वो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थी। कई दिन बीत गए। एक रात सारे नौकर चले गए और नीलिमा ढाबा बंद कर रही थी। तभी एक बूढ़ा साधु उसके पास आया। बेटा, 2 दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो। आइए, बैठिए। पर बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं। नीलिमा किचन में गई तो वहाँ सब्जी थी पर रोटी नहीं थी। नीलिमा ने देखा कि रुमाली रोटी का आटा रखा था। उसने तुरंत चूल्हा जलाया और मटके पर 2 मटका रोटी बनाई और सब्जी के साथ उस साधु को परोस दी। वो साधु बहुत भूखा था। खाना देखते ही खाने लगा। जब उसका खाना खत्म हुआ तो उसने हाथ धोए। धन्यवाद बेटी, तुमने एक भूखे का पेट भरा है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करेंगे। मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। मेरे लिए नहीं, मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो अब इस दुनिया में नहीं है। पल भर में उस साधु ने नीलिमा का अतीत जान लिया। तू बहुत ही साहसी है बेटा, और तेरे इस संघर्ष में मैं तेरी मदद करूंगा। जिस मटके पे तूने ये रोटी बनाई है, आज से वो मटका जादुई बन जाएगा। जो भी उस मटके पर बनी रोटी खाएगा, वो अपने आप को दूसरी खाने से रोक नहीं पाएगा, और तू दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। नीलिमा ने उस साधु का आशीर्वाद लिया और फिर वो साधु चला गया और नीलिमा ढाबा बंद करके अपने घर चली गई। अगली सुबह नीलिमा ने ढाबा खोला और रोज की तरह ग्राहक आ गए। एक ग्राहक ने मटका रोटी ऑर्डर की। एक और मटका रोटी। उसने दूसरी भी खा ली। एक और देना। अरे भाई, तू ये तीसरी मटका रोटी मंगवा रहा है? क्या करूं, इतनी स्वादिष्ट मटका रोटी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। तू भी चक्कर देख। फिर क्या था, जिसने भी मटका रोटी खाई सब बार बार ऑर्डर करने लगे। दिन भर मटके पर रोटियां बन रही थी। रात में जब नीलिमा ने पैसे गिने तो वो हैरान थी। एक ही दिन में उसकी कमाई 10 गुना बढ़ गई थी। आज का मुनाफा 15,000। वो खुशी खुशी घर गई और अपनी माँ को सब कुछ बताया। बेटा, पर ऐसा कैसे? माँ, ये सब साधु बाबा का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद से वो मटका जादुई मटका बन गया है। अब जल्दी ही पापा का कर्ज चुकता हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अब नीलिमा खुश थी। वो खुशी खुशी ढाबे पर काम कर रही थी। 1 महीने बाद किशोर नीलिमा के ढाबे पर आया। बेटा, तुझे याद है ना, 1 महीना हो गया। जी काका, याद है। नीलिमा ने गल्ला से 2 लाख रुपए निकाले और किशोर को दे दिए। ये रहे आपके पैसे। इतनी जल्दी? बेटा, तूने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से कमाए? भगवान की कृपा से। नीलिमा ने किशोर के कान में जादुई मटके का राज बताया। बस तब से ढाबा चल पड़ा है और आमदनी भी बढ़ गई है। अच्छी बात है। तू ऐसे ही तरक्की करती रह। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। किशोर नीलिमा को आशीर्वाद देकर चला गया, पर उसके मन में पाप था। रात को जब ढाबा बंद हुआ तो किशोर उस जादुई मटके को चुराने ढाबे में आया, पर जैसे ही उसने मटके को हाथ लगाया, मटका गर्म होने लगा। मटका इतना गर्म हो गया कि वो लाल हो गया और किशोर के हाथ जल गए। मेरे हाथ, मेरे हाथ। किशोर को अपने लालच की सजा मिली।
उसको जादुई मटका रोटी वाला मटका भी नहीं मिला और उसके दोनों हाथ भी जल गए। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है।